So, good afternoon, girls. Welcome back to my channel. So, लास्ट वीडियो में हमने काउंसलिंग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको एरियाज ऑफ काउंसलिंग एंड टाइप्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था. क्वेश्चन मैंने आपको 2 बताए थे, जो कि काफ़ी बच्चों ने कंप्लीट करके मुझे भेज दिए हैं. सो कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट 3 का ये फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ साइकोलॉजी. ठीक है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान. और आज के दौर में जब हम इस कोविड पैंडमिक से गुजर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रोल है हमारा हेल्थ साइकोलॉजी का इसमें, कि किस तरीके से हम अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं, ताकि हम इस रोग से लड़ने में सक्षम बन सकें. ठीक है, तो वील स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़, अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं इसका, कि हेल्थ साइकोलॉजी किसे कहते हैं, यानी इसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, और इसके स्कोप या इसके क्षेत्र का वर्णन करें. हेल्थ साइकोलॉजी किसे कहते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी से आपका क्या अभिप्राय है, हेल्थ साइकोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन करें. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हेल्थ साइकोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान से हमारा क्या अभिप्राय है. तो जैसे कि हमें पता है, हर व्यक्ति अपना जीवन चलाने का पूरा हक रखता है. हर व्यक्ति का अपने जीवन को चलाने का अपना अलग अलग तरीका होता है. कुछ ऐसे व्यवहार के पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, जो व्यक्ति अपनाता है और जिसके आधार पर उसका स्वास्थ्य जो है वो निर्मित होता है, या उसका स्वास्थ्य या उसकी जीवन शैली, क्वालिटी ऑफ लाइफ का निर्माण होता है. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो हैं धूम्रपान करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नशों का, जैसे अल्कोहल है या और कोई ड्रग्स है, उसका उपयोग करते हैं, या असंतुलित भोजन करते हैं. तो इस प्रकार की क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है. जबकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक बैलेंस, संतुलित आहार लेते हैं, समय समय पर अपना व्यायाम करते हैं, नशीली औषधियों का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस प्रकार की होती है. तो हमारे सामने ये 2 प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इस प्रकार से निर्मित करते हैं. ठीक है, तो दोनों ही वर्ग के व्यक्तियों की अपनी अलग जीवन शैली होती है. उनके अपने विश्वास होते हैं कि मैंने इस प्रकार का जीवन शैली अपनाकर मैंने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है. ठीक है, क्योंकि जो धूम्रपान करते हैं या जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, अल्कोहल का जो सेवन करते हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ या अपने शरीर के साथ गलत कर रहे हैं. ठीक है, वो उनको ये लगता है कि हम इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं. तो वो हर एक का अपना विश्वास होता है, जो हमने यहाँ पर जिसको स्टडी करना है. मतलब ये हमारी अभिवृत्ति है, हमारी अपनी एटीट्यूड होता है, हमारे विश्वास होते हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं या हमारी स्वास्थ्य की रोकथाम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की जीवन शैली को अपनाते हैं. तो कमिंग बैक टू द मीनिंग ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, जोसेफ मैटराजो का बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, जिसको एक ऑफिशियल डेफिनेशन भी हम मान सकते हैं स्वास्थ्य मनोविज्ञान से रिलेटेड. तो उन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान विषय में को जो हम विशिष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक या जो हमारा प्रोफेशनल योगदान होता है, जिससे कि स्वास्थ्य में बढ़ोतरी की जा सकती है, स्वास्थ्य को कायम रखा जा सकता है, बीमारियों की रोकथाम या उसका उपचार किया जा सकता है, या फिर स्वास्थ्य, बीमारियों तथा उससे संबंधित कुप्रकारों के कारण और निदान के बीच के सह संबंधों को पहचाना जा सके,
या हम किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रणाली अपना सकते हैं, कौन से ऐसे नीतियों का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सके। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही विस्तृत ढंग से हेल्थ साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो इसमें हमने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और स्वास्थ्य को गिरने या बीमारियों की रोकथाम हम किस प्रकार से, तो इन्होंने दोनों को ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, स्वास्थ्य को बढ़ाना, उसको कायम रखना, और दूसरा बीमारियों की रोकथाम, कौन कौन सी ऐसी नीतियों का निर्माण करके, ऐसी कार्य प्रणाली का निर्माण करके हम अपनी बीमारियों का रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी ये डेफिनेशन को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने और भी कई हायर जो संगठन है उन्होंने सबने अपनाया है। एक हेल्थ साइकोलॉजी की एक ऑफिशियल डेफिनेशन के रूप में इसको स्वीकार किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में इन सारे तथ्यों के ऊपर, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रकाश डाला है, उसको स्पष्ट किया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले स्वास्थ्य मनोविज्ञान में स्वास्थ्य को कायम रखना और उसको उन्नत करना। ठीक है, एक तो मेंटेन करना और बढ़ावा देना, बढ़ोतरी करना हमारे स्वास्थ्य को। दूसरा, बीमारियों का पता लगाना, उसके पीछे के कारणों को ढूंढना। थर्ड, बीमारियों की रोकथाम करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका उपचार करना। और फोर्थ, किस प्रकार की हम कार्य प्रणाली अपनाकर या नीतियों में कैसा सुधार लेकर हम अपनी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं या उसका रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक युग में देखा जाए तो इस डेफिनेशन का काफी ज्यादा महत्व दिया हुआ है। इसके अलावा कार्लसन की डेफिनेशन के ऊपर भी हम नजर मार सकते हैं। कार्लसन ने 2000 में स्वास्थ्य मनोविज्ञान को इस ढंग से परिभाषित किया था कि एक ऐसी शाखा है ये मनोविज्ञान की जिसमें स्वास्थ्य और बीमारी को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी परिभाषाओं से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान में हमने बीमारियों के उपचार और रोकथाम के तरीकों की खोज करी है। उनका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि हम स्वास्थ्य को सबसे पहले तो कायम रखें, मेंटेन करें, और उसके बाद उसकी हम बढ़ोतरी करें, यानी कि स्वास्थ्य को बढ़ाएं। ठीक है, स्वास्थ्य को और उन्नत कर सके। ठीक है, तो हम इन सब चीजों में, इन सब प्रयासों में मनोविज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके कोई प्रतिबल या स्ट्रेसर्स जिसको कहते हैं, या फिर कोई त्रुटिपूर्ण व्यवहार है, यानी कि स्मोक कर रहे हैं आप, या अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके बाहरी कारक आ जाते हैं। आंतरिक कारकों में जैसे कि आप एंजाइटी में है बहुत ज़्यादा, या आपका निर्णय लेने में आपको कठिनाइयां हैं, या आपका विश्वास तंत्र टूटा हुआ है, तो ये कई आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान में किस तरीके से हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को मैनिपुलेट करके, इनका हेर फेर करके व्यक्ति की खुशहाली में या उसकी वेलबींग में वृद्धि कर सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को कायम रख सकते हैं, बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेल्थ साइकोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी हेल्थ साइकोलॉजी से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, सो नाउ वी कम टू द स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान का क्षेत्र, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है या कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें कि किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति बीमार क्यों होते हैं, या जब व्यक्ति बीमार होता है तो वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार की अनुक्रिया करता है, व्यक्तियों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक चर हैं, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं
जिनका हमारी स्वास्थ्य और हमारी बीमारियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक जो हैं, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो हैं, वो इसके ऊपर भी स्टडी करते हैं कि कौन से ऐसे इंटरवेंशन मेथड्स हैं, हस्तक्षेप विधियां कौन कौन सी हैं जो कि जिनकी सहायता से हम व्यक्तियों को बीमार होने से बचा सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो किस प्रकार से हम उसकी मदद करें ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द डिफरेंट एरियाज या क्षेत्र ऐसे कौन कौन से हैं जहां पर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एरिया है हेल्थ बिहेवियर। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य व्यवहार। तो यहाँ पर दो प्रकार का स्वास्थ्य व्यवहार होता है। पहला है हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर, यानी स्वास्थ्य वर्धक व्यवहार होता है, और दूसरा है हमारा हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर, यानी कि स्वास्थ्य हासकारी व्यवहार। ठीक है, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है स्वास्थ्य वर्धक व्यवहार कौन सा होता है? ऐसा व्यवहार जो हमारे स्वास्थ्य को कायम करे और उसको उन्नत करे। ठीक है, नॉर्मली रिसर्चेस से ये पता चलता है कि व्यायाम करने से या दुर्घटना की रोकथाम के उपाय करने से, कैंसर का पता लगाने से, अपने वजन को नियंत्रित या कंट्रोल करने से, या बैलेंस्ड डाइट लेने से हमारे स्वास्थ्य में, हमारे हेल्थ में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक ऐसे व्यवहारों का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिससे कि व्यक्ति जो है हृदय रोग से बचा जा सके। ठीक है, किस प्रकार का व्यवहार उसको करना चाहिए। नॉर्मली ये देखा गया कि एरोबिक एक्सरसाइजेस काफ़ी कामगार सिद्ध होती हैं किसी भी प्रकार की घातक हृदय रोग से हमें बचाने के लिए। इसके अलावा वो हमारे जनरल जो मूड है उसको भी सुधारती है, हमारे अंदर के प्रतिबल या स्ट्रेस को कम करती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों ने ये हमें बताया है कि एक होलसम एक्सरसाइज डेली रूटीन में अगर पब्लिक करे, आम जनता करे, या उनको करने के लिए प्रेरित किया जाए तो उनकी अभिवृत्ति में, उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में काफ़ी हद तक परिवर्तन आ सकते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस के द्वारा का इस्तेमाल करके हम इस तरीके से व्यक्तियों को प्रेरित कर सकते हैं इस प्रकार की होलसम एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक है, दुर्घटना परिहार, जिससे कि मृत्यु हो सकती है, तो दुर्घटना से परिहार कैसे किया जा सके, बिकॉज ये सबसे अहम प्रश्न मनोवैज्ञानिकों के सामने आता है कि हम दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं ताकि आकस्मिक या अकाल मृत्यु से व्यक्तियों को बचाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा मतलब कि कैसे जनसंचार के माध्यम से या कानून प्रणाली में या लीगल जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लाने से, शॉर्ट टर्म स्किल्स की ट्रेनिंग देने से भी हम व्यक्तियों को इस प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना करने से या अपने आप को दुर्घटना में झोंकने से बचाने के तरीके बता सकते हैं। आधुनिक युग में कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया है। ठीक है, कैंसर में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है। अमेरिका में रिसर्च में ये देखा गया है कि प्रत्येक 8 औरतों में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है, जिसे पता लगाने के लिए ही बहुत ही इनिशियल लेवल पर अगर हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको BSC कहते हैं, तो काफ़ी हद तक हम ब्रेस्ट कैंसर के खतरनाक या घातक होने से हम बचा सकते हैं। इसी प्रकार से मेल्स में टेस्टिकुलर जो कैंसर है इसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है उसी प्रकार से टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन भी किया जाता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक जो हैं इस प्रकार से भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो ऐसे सेल्फ एग्जामिनेशंस करके अपने आप को फर्दर डेवलपमेंट जो है कैंसर रोग से बचा सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट डेज में मोटापा का रोग जो है बहुत लोगों में देखा जा सकता है, स्पेशली बच्चों में, किशोरों में। ठीक है, मोटापे के शिकार हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि मोटापे का कारण क्या है, किस तरीके से हम मोटापे से
कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से ऐसे आवश्यक तत्व हैं या किस प्रकार का बिहेवियर अपनाने से हम अपने वजन को कम कर सकते हैं, क्योंकि मोटापे से मधुमेह, हृदय रोग, इस प्रकार की क्रॉनिक जो डिजीजेज हैं वो हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच है या इसके अलावा मल्टी मॉडल अप्रोच है। तो ये कई प्रकार के इंटरवेंशन है जिसके द्वारा हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं अपने वजन को, अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि क्रॉनिक इलनेसेस से उनको बचाया जा सके। तो ये थे कुछ आपके हेल्थ इनहेंसिंग बिहेवियर्स। सेकेंडली आ जाता है आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर। हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर कौन सा होता है? एक ऐसा व्यवहार या ऐसा बिहेवियर जो हमारे हेल्थ को खराब करता है ना, यानी कि स्मोकिंग करना या फिर ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना। नॉर्मली ये व्यवहार ऐसा होता है जो आदत जन्य हो जाता है, आदत बन जाता है, हैबिचुअल होता है। तो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक ऐसे व्यवहार के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों लोग शराब या अन्य नशीली औषधियों का सेवन करते हैं या वो उनकी एक एडिक्टिव हो जाते हैं उनसे। ठीक है, किस प्रकार की बीमारियां इस प्रकार की औषधियों से होती है, सिरहोसिस, लीवर सिरहोसिस है, या फिर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है। इस प्रकार का विकार एक माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे में हो जाता है, जो कि मदर जो है, प्रेग्नेंट मदर अगर बहुत ज़्यादा शराब का या स्मोकिंग करती है, शराब का सेवन करती है, या उसके वातावरण में आसपास में कोई स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का विकार जो है शिशु में विकसित हो जाता है। कई बार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की अगर हम जांच करें तो ये पता लगता है कि उन्होंने अत्यधिक शराब पीकर वाहन चलाने से वो इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। तो कई प्रकार की ये जो प्रॉब्लम्स जो है ये हमारी ऐसे व्यवहार जो एडिक्टिव व्यवहार के कारण होती हैं। तो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक जो है कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच से लोगों की इस एडिक्टिव जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं। धूम्रपान स्पेशली मनोवैज्ञानिकों का ध्यान काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है, बिकॉज धूम्रपान से हृदय रोग है या कैंसर है, लंग के जो रोग होते हैं, फेफड़ों के जो रोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं आजकल। ठीक है, एवर्जन थेरेपी, सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन थेरेपीज़ है, रिलैप्स प्रिवेंशन। तो ये अनेक प्रकार की इंटरवेंशंस हैं, हस्तक्षेप विधियां हैं जिनका मिला जुला असर जो है या मिला जुला तरीका अपनाकर हम व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार की आदतों से उनको छुड़ा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एरिया जहाँ पर हेल्थ साइकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहा है या काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, तनाव जिसको कहते हैं, प्रतिबल। तो प्रतिबल या स्ट्रेस जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। यहाँ पर हम स्ट्रेस से जुड़ी हुई समस्याओं का या स्ट्रेसर्स कौन से होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेसर क्या होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेसर्स क्या है? यानी ऐसी घटनाएं, ठीक है, जो हमारे अंदर स्ट्रेस को पैदा करती हैं। कैसी वो घटनाएं हो सकती हैं? नॉर्मल डे टू डे घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप लोग रह रहे हैं, रिलेशनशिप घटिया हो जाता है आपका, कोई भी इंटरैक्शन होती है किसी से, आपके पार्टनर के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ। ठीक है, तो वो संबंध अगर बिगड़ जाते हैं, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, तो ये सारी आम डे टू डे वाली घटनाएं हैं जो प्रतिबलक का कार्य करती हैं, जो हमारे अंदर प्रतिबल डालती हैं, प्रतिबल जैसी अनुक्रिया या रिस्पॉन्स हमारे अंदर पैदा करती हैं। ठीक है, परंतु सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये जो घटनाएं हैं कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबलक बन जाती हैं और कुछ लोगों के लिए ये नॉर्मल रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी। किस तरीके से आप किसी भी प्रतिबलक को या किसी घटना को
परसीव करते हैं, प्रत्यक्षीकृत करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप टेंस हो जाते हैं शोर को लेकर, भीड़ को लेकर, तो आप उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स आपके अंदर विकसित हो जाती हैं। और अगर आप इन्हीं घटनाओं को, इन्हीं स्ट्रेसर्स को एक नॉर्मल रूप में प्रत्यक्षीकृत करते हो, तो आपकी बॉडी भी उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो डेली स्ट्रेसेस जो होते हैं इस प्रकार के, इनके ऊपर ध्यान काफी ज्यादा आकर्षित हुआ है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का। डेली हैसल्स कहा जाता है ये। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज्यादा अगर बढ़ते जाते हैं तो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है हमारी हेल्थ के ऊपर ये डाल सकते हैं। जैसे कि डेली की डेली ट्रैफिक में, जैम में फंस जाना। ठीक है, आप कम्यूट कर रहे हैं घर से अपने वर्क प्लेस पर, जैम में डेली फंस रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो रहे हैं कुछ भी पाने के लिए, निर्णय लेना है, कुछ डिसीजंस लेने आपने घर में, वो आप ले नहीं पा रहे हैं इजीली। ठीक है, या फिर आपके पड़ोस में कोई बहुत ही झगड़ालू परिवार रह रहा है, डेली उसके साथ कोई ना कोई आपका कोई प्रॉब्लम, कोई हासिल हो रहा है, या आपके घर में कोई क्रॉनिक पेशेंट है, क्रॉनिक डिजीज का जो पेशेंट है, जिसकी निरंतर, जिसको देखभाल की जरूरत है, पैसों का अभाव है आपके घर में, या आपकी चीजें जो है लगातार गुम हो रही हैं, चोरियां बहुत ज्यादा आपके घर में हो रही हैं। तो इस प्रकार के ये डेली के ऐसे हैसल्स हैं जो हमारे अंदर स्ट्रेसेस को पैदा करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो हैं इसी प्रकार के डेली हैसल्स को स्टडी करते हैं, कैसे वो हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, और इन्हीं कारकों का पता लगाने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, सेकेंड जो स्ट्रेस में फैक्टर आ जाता है वो है मंदक, यानी कौन से ऐसे कारक होते हैं, मॉडरेटर्स होते हैं जो कि स्ट्रेस हमारे अंदर पैदा करते हैं और हमारे शरीर के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्योंकि ये देखा गया है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये देखा गया है कि सभी व्यक्ति जो इस प्रकार की स्ट्रेसेस को फेस करते हैं वो स्ट्रेस में नहीं आते। ठीक है, सभी व्यक्ति स्ट्रेस की चपेट में नहीं आते। तो कौन से ऐसे कारक होते हैं, चाहे बाहरी कारक हो चाहे आंतरिक कारक हो, जो मॉडरेटर्स या मंदक माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं स्ट्रेस के। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहला मॉडरेटर होता है कोपिंग बिहेवियर, यानी कि जो व्यक्ति इस प्रकार के स्ट्रेसेस से कोप कर सकता है, साधक प्रणाली प्रॉपर अपनाकर स्ट्रेस को फेस कर रहा है, तो उसके ऊपर इन स्ट्रेसेस का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका कोपिंग स्टाइल क्या होता है, यानी कि स्ट्रेस से निपटने का तरीका क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस को अगर आप अवॉइड कर दो, ठीक है, उस फैक्टर को ही अवॉइड करो जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, या फिर उसको आप कन्फ्रंट करो, आपका अवॉइड करोगे या कन्फ्रंट करोगे। तो एक फेस टू फेस आप स्ट्रेस के सामने खड़े हैं कि अब कहो, अब मेरे ऊपर क्या कर सकते हो, क्या इफेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, तो एक स्ट्रेंथ के साथ मजबूत बनकर हमने स्ट्रेस को फेस करना है, या फिर हमने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, या हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो भी स्ट्रेस जो है हमारे ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकता। ठीक है, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, पैसा है तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आ जाती है, कोई बेरोजगारी आ जाती है, या और भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो धन के यूज से भी हम उसके साथ कोप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको हम मॉडरेटर्स कहते हैं, यानी स्ट्रेस के मंदक, जिसके द्वारा हम स्ट्रेस से बच सकते हैं या स्ट्रेस को फेस कर सकते हैं और वो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं डाल सकता। इसके अलावा कुछ इंटरवेंशनल तरीके हैं। ठीक है, इंटरवेंशंस है जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट या सप्लीमेंट्री स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, इनका अध्ययन भी किया गया है। इनकी ट्रेनिंग अगर हम लोगों को दें, प्रदान करें, तो उनको स्ट्रेस से कोप करने में हम सहायता दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड एरिया, दैट इज स्ट्रेस।
थर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है चिकित्सा सेटिंग में जो रोगी होता है, पेशेंट इन अ मेडिकल सेटिंग। ठीक है, तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में नॉर्मली पेशेंट से रिलेटेड हम जिन जिन बातों की चर्चा करते हैं, एक तो वो है कौन से ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रोगी और सेवक के बीच का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, और पेन और उसकी मैनेजमेंट किस प्रकार की करी जानी चाहिए। ठीक है, तो ट्रीटमेंट सेटिंग में ये तीन मेजर चीज़ों का के ऊपर हमने फोकस किया है। तो सबसे पहले आ जाता है स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल। तो ये सवाल आता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज का यूज करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली वैसे तो ये मेडिकल विषय है, परंतु साइकोलॉजिकल विषय ये हो जाता है बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति अपने आप को इतना बीमार समझता है कि उसको ये लगे कि मुझे अब मेडिकल जो मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, या मेडिकल सेवा की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो है इस चीज के ऊपर स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से ये निर्णय लिया जाता है कि व्यक्ति बीमार है, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो जब हमारे अंदर आते हैं तो हमें लगता है ये नॉर्मल है। घर में गर्म पानी पीने से, स्टीम लेने से, गार्गल्स करने से, थोड़ा सा रेस्ट करने से या सेल्फ मेडिकेशन करने से हम इन लक्षणों को खत्म कर सकते हैं। या फिर कौन से ऐसे लक्षण हैं जो जब हमारे अंदर आते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें मेडिकल सेवा की जरूरत है। तो ये निर्णय कौन व्यक्ति लेते हैं, कब लेते हैं और किस प्रकार से लेते हैं, ये सारा स्टडी जो है ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सारी बीमारियों का डिस्ट्रीब्यूशन आम जनता में एक प्रकार सा नहीं होता, उसी प्रकार से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका इस्तेमाल भी सामान्य जनसंख्या में उनका वितरण जो है वो समान नहीं है। यानी कि जनसंख्या में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत स्टडीज हुई हैं। गलत इस्तेमाल कौन व्यक्ति करते हैं, ठीक है, या इजीली जिनके पास अवेलेबल है स्वास्थ्य सेवाएं। अब जैसे कि रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनके पास स्वास्थ्य सेवाएं इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, दूर दूर तक मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसके लिए उनको बहुत दूर तक पैदल चलकर या किसी वाहन के सहारे जाना पड़ता है। तो वहाँ के लोग जो हैं अवॉइड करते हैं, उनको लगता है छोटी मोटी बीमारी है, घरेलू इलाज करके हम इससे निवारण कर सकते हैं। और जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं जहाँ पर बहुत इजीली मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो वो लोग फिर आम खांसी जुकाम होते ही अस्पताल चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कौन से व्यक्ति कब और कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं। ठीक है, अब एक और इसमें सवाल आता है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के लिए कि हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद रोगी के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। क्या वो अपनी जो कंट्रोल है अपने ऊपर या अपनी बीमारी के ऊपर कंट्रोल पा सकता है अस्पताल में जाकर। कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनका सहारा लेकर हम गंभीर लक्षणों वाले पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, रोगी को सर्जरी के लिए कैसे तैयार किया जाए, जो भी प्रतिबलपूर्ण मेडिकल जो धन व्यय होता है उससे हम कैसे निपट सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में उनको बताकर, या कई बार जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज होते हैं, जो गरीबी रेखा के जो नीचे जो लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस से निपटने के लिए। तो ये इन सब का अध्ययन भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट करते हैं।
बिकॉज इनका हमारी मानसिकता के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। इन सब प्रॉब्लम्स के कारण कई बार हम लोग मेडिकल जो फैसिलिटी है वो अवेल नहीं करना चाहते, हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहते, हम तो अवॉइड करते हैं। तो उसके बारे में ज्ञान भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ही आम जनता को देते हैं। ठीक है। सेकेंडली इसमें आ जाता है जो रोगी और सेवक के बीच का जो संबंध होता है। ठीक है। रोगी तो यानी पेशेंट हो गया, सेवक यहाँ पर जो डॉक्टर और उसकी संपूर्ण टीम होती है ना, जैसे कि नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं, और भी जो भी लोग डॉक्टर की टीम में अटेंडेंट्स होते हैं जो अस्पताल में होते हैं, उनके बीच का संबंध, किस प्रकार से सेवक जो है वो रोगी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, कैसे उसको सारी बीमारी के बारे में बता रहा है, रोगी के साथ जो उसके परिजन आए हैं उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये सारा स्टडी भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट करते हैं कि किस प्रकार का बिहेवियर सबसे कारगर सिद्ध होता है। ये स्टडीज़ में ये भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि रोगी के प्रति व्यवहार सेवक और उसकी टीम का किस प्रकार का होना चाहिए, संप्रेषण किस प्रकार का होना चाहिए, ताकि रोगी और सेवक के बीच के संबंध को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। जितना ज़्यादा संबंध प्रभावशाली होगा उतना बेटर तरीके से और जल्दी रोगी जो है स्वस्थ होता है। ठीक है। देन कम्स पेन। पेन यानी कि पीड़ा। तो यहाँ पर रोगी के साथ यानी कि चिकित्सा सेटिंग में पेन क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज पेन सबसे पहला लक्षण है जो किसी भी एक व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने से या मेडिकल फैसिलिटी अवेल करने के लिए प्रेरित करता है। पेन जितना तीव्र होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतनी जल्दी और आसानी से आप एक मेडिकल फैसिलिटी या ट्रीटमेंट जो है वो लेने के लिए तैयार हो जाते हो। तो पेन की मैनेजमेंट का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर। यानी कि क्योंकि पीड़ा जो है बहुत ही सब्जेक्टिव होती है। ठीक है। बिकॉज कोई लोग जो है छोटी सी दर्द को सहन नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े से बड़े पेन को इजीली टॉलरेट कर जाते हैं। तो बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, इसलिए साइकोलॉजी का एक हिस्सा बना है ये कि हम पेन की वीमा को, पीड़ा की जो वीमा है उसको कैसे नापेंगे। ठीक है। प्रश्नावली मेथड का, इंटरव्यू मेथड का इसमें यूज हम कर सकते हैं। ठीक है। अल्पकालिक पेन जो है वो अपना एक स्थान होता है। अल्पकालिक पेन क्या होता है? जो बहुत ही शॉर्ट टर्म और एक स्पेसिफिक होता है, जैसे कि कोई दुर्घटना हो गई, चोट लग गई और आपको बहुत ज़्यादा एक विशिष्ट स्थान पर तीव्र पेन हो रहा है जो शॉर्ट टर्म होता है। जैसे ही उसका इलाज होता है आपका पेन खत्म होता है। और दूसरी तरफ एक क्रॉनिक जीन पेन होता है जो कि लंबा चलने वाला होता है। ठीक है। और वो धीरे धीरे उसका बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है उसका सही होने का। तो पेन कंट्रोल के टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, कौन सी औषधियों का इस्तेमाल करके या सर्जरीज का इस्तेमाल करके या अन्य प्रकार की उत्तेजना विधियों का इस्तेमाल करके हम अपने पेन में कंट्रोल कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी बिहेवियरल टेक्निक्स हैं जिनको हम सीख कर अपने पेन को या अपने पीड़ा को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपका पेशेंट इन अ ट्रीटमेंट सेटिंग। ठीक है। तीसरा एरिया जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेस। जीन और मरणांतक जो बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है। लंबी चलने वाली जो बीमारियां होती हैं या ऐसी बीमारियां जिसका एंड जो है वो मृत्यु ही होगा, तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेल्थ साइकोलॉजी का। बिकॉज आज के समय पर इस प्रकार की जो जीन और मरणांतक जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं। हमारी पॉपुलेशन का करीब 50% ऐसा भाग है जो किसी ना किसी क्रॉनिक इलनेस से ग्रस्त है। ठीक है।
तो जीन बीमारियों का पता लगने पर हमारे मानसिकता के ऊपर किस प्रकार का असर होता है, हमने उन जीन बीमारियों से कैसे डील करना है, हमारे जो परिजन होते हैं वो किस प्रकार से हमारी क्रॉनिक इलनेस के साथ डील कर सकते हैं, अपना जो पैसे का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, महीनों सालों तक आपका इलाज चलता रहता है, दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, कई बार सर्जरीज की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो हमें उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास ये क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज जीन बीमारियों के कारण हमारी संपूर्ण जो जीवन शैली है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। लंबी जो बीमारियां जो चलती हैं तो कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं, व्यवसायिक समस्याएं, सामाजिक अंतक्रिया से रिलेटेड समस्याएं या व्यक्तिगत समस्याएं हमारे अंदर आ जाती हैं, जिससे निपटने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए के तरीके जो हैं मनोवैज्ञानिक सुझाते हैं, या कई प्रकार की विधियां उन्होंने ढूंढी है जो इस प्रकार के क्रॉनिक इलनेस से जो ग्रस्त लोग हैं उनको सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉनिक इलनेसेस की हस्तक्षेप या इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है, तभी लंबी बीमारी के साथ हम जी सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, व्यायाम होते हैं, संतुलित आहार होता है, सामाजिक सपोर्ट होता है। तो इस प्रकार की कई इंटरवेंशनल टेक्निक्स हैं जिनकी खोज मनोवैज्ञानिकों ने करी है। कई प्रकार की साइकोलॉजिकल इश्यूज इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक हमारी क्रॉनिक बीमारियों के चलते हमारे अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, हमारे परिजन उनसे कैसे निपट सकते हैं। विभिन्न एज ग्रुप्स में अलग अलग विभिन्न प्रकार के ऐसे कारक होते हैं जो मतलब हमारे अंदर या हमारे लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। शैशव अवस्था में देखा गया है कि इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बहुत ज़्यादा देखा गया है। 1 to 15 वर्ष की आयु में दुर्घटना से मृत्यु, या फिर युवावस्था में आत्महत्या, एड्स, कैंसर, वाहन दुर्घटना के कारण मृत्यु, और बुढ़ापे में हृदय रोग हो जाता है, स्ट्रोक्स है, कैंसर है, या फिजिकल डेटीरियोरेशन के कारण मृत्यु जो है वो दिखाई देती है। तो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक जो है विभिन्न स्तरों पर मृत्यु के कारणों का पता लगाना और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संगठकों का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ये अपने जीवन चक्र में ये विभिन्न एज स्टेजेस पर ये मृत्यु के जो कारण होते हैं इनसे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई और आपकी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जैसे कि हृदय रोग है, या हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स, डायबिटीज़, ठीक है। इनसे हम कैसे इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हृदय रोग जो है कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ से बहुत ज़्यादा मृत्यु देखी जाती है, तो उनको मैनेज करना या उनसे बचने के उपाय जो हैं हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने हमें सुझाए हैं, ठीक है। व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, ज़्यादा स्ट्रेस या प्रतिबल नहीं लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर या अति तनाव का शिकार लोग जो हैं दिन प्रतिदिन आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों के आगे ये भी प्रश्न है कि इन बीमारियों के पीछे के कारण क्या क्या है। स्ट्रोक्स हो गए जैसे, या आपकी डायबिटीज़ हैं, ठीक है। तो इनके पीछे के कारण क्या होते हैं, कैसे हम इनका उपचार कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां अपनाकर हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जीन और मरणांतक बीमारियों को मेन चीज़ है उनका मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट करना, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, ठीक है, या फिर आपकी आर्थराइटिस, एड्स, ठीक है, ये बीमारियां भी जो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करती हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के सामने ये भी एक प्रश्न है कि किस तरीके से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। स्पेशली ये जो कोविड की जो बीमारी है जो आज की डेट में इतनी ज़्यादा फैली हुई है, ये भी कमज़ोर इम्यून सिस्टम के कारण हमारे ऊपर ज़्यादा अटैक करती है। तो ये सारा
प्रश्न जो है ये भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के आगे आता है कि हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। आंतरिक और बाहरी तरीके अपनाकर वी हैव टू मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, ताकि हम एड्स, कैंसर, आर्थराइटिस या फिर इस प्रकार के जो वायरसेस होते हैं इनके अटैक से अपनी बॉडी को हम कैसे बचा सकें, और कैसे अगर अटैक कर भी देते हैं ये हमें, तो हम जल्द से जल्द कैसे ठीक हो सके। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका इम्यून सिस्टम होगा उतना बेटर आप इन बीमारियों से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर अगर बीमारियां हो गई तो उतना ही जल्दी इफेक्टिव वे में आप उनका उपचार भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस फिनिशेस विद योर टॉपिक एरियाज ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न था कि हेल्थ साइकोलॉजी से या स्वास्थ्य मनोविज्ञान से हमारा क्या अभिप्राय है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान की मीनिंग, डेफिनेशन, यानी कि जो मैटराजो की डेफिनेशन है, कार्लसन की है, वो आप डेफिनेशंस यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद जो ये मेन 4 एरियाज या क्षेत्र मैंने आपको कराए हैं, एक तो आपका हेल्थ बिहेवियर हो गया, ठीक है, हेल्थ इनहेंसिंग और हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर। सेकंड है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, ये सारा। थर्ड आपका क्षेत्र आ जाता है पेशेंट इन अ ट्रीटमेंट सेटिंग। ठीक है, इसमें यानी कि कौन हेल्थ सेवाओं का इस्तेमाल करता है, हेल्थ सेवक और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप किस प्रकार का होना चाहिए, और हम अपने पेन को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। और इसमें आपका जो चौथा क्षेत्र आ जाता है वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक एंड टर्मिनल इलनेसेस, यानी कि कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो क्रॉनिक होती हैं, टर्मिनल होती हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या क्या हमारे सामने आते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉनिक इलनेसेस जैसे हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर स्ट्रोक्स हैं, डायबिटीज़ हैं, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, एड्स, कैंसर, आर्थराइटिस या फिर आज की डेट में कोविड, इनसे हम कैसे बच सकते हैं या इनका उपचार इफेक्टिव वे में हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हेल्थ साइकोलॉजी के एरिया के अंतर्गत आता है। तो ये आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू गर्ल्स। थैंक यू सो मच।